हेलो जी। मेरी वॉइस क्लियर है? जी विनीत भाई। विनीत भाई, ओवर टू यू। और शराब भी है। माफ कीजिए विनीत भाई, आपकी आवाज जो है वो ठीक से नहीं आ रही है। कोर्स से जाना चाहूंगा, मेरे एंड से प्रॉब्लम है या विनीत भाई की आवाज वाकई में ठीक नहीं आ रही है? नहीं, आवाज कितनी है? जी विनीत भाई, आपकी नेटवर्क आवाज नहीं प्रॉब्लम आ आ रही रही है। है। जी, अभी कैसी आ रही है? जी अभी क्लियर है। अभी ओके। वो एक्चुअली मैं जहाँ पे बैठ के घर में शेयर कर रहा हूँ वहाँ पे वाईफाई का नेटवर्क वीक था, तो मैंने वाईफाई ऑफ कर लिया। तो नाउ इट इज क्लियर, राइट? या दिस इज क्लियर। जी जी जी। थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों, आज समाधानी दिन गुजारने का प्रयास किया और मैंने आज के दिन मैंने दोस्तों मैंने शराब नहीं पी। और जिन 12 कदमों को जिसे रिकवरी प्रोग्राम कहते हैं उसका क्षमता अनुसार अभ्यास करने का प्रयास किया मैंने आज। और शायद इसीलिए समाधानी दिन गुजरा। दोस्तों, मैं अपनी शेयरिंग शुरू करूं उससे पहले कुछ चीजें मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि एक तो ये कि मैं भगवान या ईश्वर शब्द का प्रयोग करूंगा जैसे हमारी बिग बुक में ईश्वर लिखा हुआ है। तो हमारे कुछ भाई यहाँ पे अज्ञेयवादी भी हो सकते हैं, तो वो उसे उच्च शक्ति मान लें कि विनीत उच्च शक्ति कह रहे हैं। क्योंकि मैं आस्तिक हूं तो मैं भगवान बोलता हूँ या ईश्वर बोलता हूँ। लेकिन ए मुझे पूरी फ्रीडम देती है कि मैं उसे उच्च शक्ति भी कह सकता हूँ। दूसरा, अगर आपको मेरी कोई बात पसंद ना आए आप ऑफेंड हो जाएं, तो आप मुझे अपना भाई मान के क्षमा कर दीजिएगा। क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो यहाँ पे अपना अनुभव बांटना है। आपको ऑफेंड करना मेरा उद्देश्य नहीं है दोस्तों। और ये कोई लेक्चर नहीं है, हमारे यहाँ भाषण नहीं होते हैं, लेक्चर या बौद्धिक नहीं होते हैं, हमारे यहाँ शेयरिंग होती है। और ये जो शेयरिंग बनती है ये वो सिद्धांत जो बिग बुक में लिखे गए हैं, उन सिद्धांतों को जब हम अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करते हैं, जीवन वैसा जीने की कोशिश करते हैं, स्पॉन्सर के मार्गदर्शन में, आपका फुल टाइमर्स के गाइडेंस में मीटिंग्स आते हैं, फिर मीटिंग्स में मैं आप लोगों से जो सुनता हूँ, सीखता हूँ, उनको फिर से लगाने की जीवन में कोशिश करता हूँ। इस तरह से मेरे एक्सपीरियंसेस बिल्ड होते हैं। तो वो एक्सपीरियंसेस की शेयरिंग जिसे हम स्पीकर शेयरिंग कहते हैं, तो ये कोई लेक्चर या वो नहीं है। ये आप भाइयों की, मेरी, हमारी कहानी ही है जो एक्सपीरियंसेस हमने रिकवरी में या सत्संग में बिल्ड की। मुझे ये कहा गया है कि मुझे टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू, और बहुत ही सरल शब्दों में कहा जाए तो स्वयं पर ईमानदारी या ऑनेस्टी ऑन सेल्फ, इस पे मुझे अपने अनुभव साझा करने हैं समूह के साथ, अपने भाइयों के साथ। दोस्तों, ये जो जो स्लोगन है या ये जो स्टेटमेंट है टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू, ये मैंने अपनी रिकवरी के पहले साल में पहली बार जब पढ़ा, जब मैंने 1 साल पूरे किए, तो मुझे एक टोकन दिया गया। वो टोकन उस समय अमेरिका से बुलवाया जाता था, बाद में तो फिर जीएसओ इंडिया भी इसको करने लगा था। और उस टोकन में एक तरफ वन लिखा था और लिखा हुआ था दूसरी तरफ टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू। तो मैंने फिर एक ओल्ड टाइमर से, मैं नहीं जान, सेल्फ बी ट्रू थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था, लेकिन टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू, तो मैंने कहा ये क्या है, ये व्हाट इज द मीनिंग, इसका अर्थ क्या है। और फिर उन्होंने मुझे समझाया कि विनीत, सरल शब्दों में इसका अर्थ है स्वयं पर ईमानदारी, जिसे हम ए में ऑनेस्टी ऑन सेल्फ कहते हैं। तो आज के दिन इस पे थोड़े से अपने अनुभव साझा करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले जब मुझे जिज्ञासा हुई तो मैंने कहा ये आया कैसे स्लोगन, क्योंकि हमारी जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस है
उसका हम इतिहास पढ़ते हैं या उसका हम साहित्य पढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमने खुद कुछ भी नहीं डेवलप किया है, कि नहीं ये तो हमने खुद डेवलप किया। हमने सारी चीजें दूसरी जगहों से उठाई हैं। जैसे हमने अपने स्टेप्स ऑक्सफोर्ड ग्रुप से उठाए हैं, जो सिद्धांत है। हमने मीटिंग का कॉन्सेप्ट जो सिगमंड फ्रीड ने साइको एनालिसिस दिया था वहां से उठाया है, कि हम जाके वहां पे शेयरिंग करते हैं तो चेतन और अवचेतन मन से हमारी चीजें साफ होने लगती है, हमें सुकून या आत्म शांति मिलने लगती है। ठीक इसी प्रकार टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू हमारा नहीं है। शेक्सपियर ने 16वीं शताब्दी में एक बहुत ही प्रसिद्ध प्ले किया था दोस्तों, और उस प्ले का नाम था हैमलेट। तो हैमलेट में ये कहा गया था और वहां से ये उठाया गया है, टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू। हम ये बात जानते हैं, मुझे ये बात बताई गई जब मैं एए में आया, मीटिंग्स में आया, प्रोग्राम में आया, तो मुझे बताया गया कि भैया 3 मूलभूत सिद्धांत हैं। मूलभूत, जिसे हम फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स कहते हैं, दोज आर ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस एंड विलिंगनेस। ईमानदारी, खुला मन और इच्छुकता। तो ऑनेस्टी एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल है हमारी एए का। जो ईमानदारी है वो, उस पे हमारी रिकवरी का निर्माण होता है दोस्तों। मतलब ये इतना महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मजे की बात यह है कि एए कभी भी ऑनेस्टी नहीं कहता है, वो हमेशा ये कहता है ऑनेस्टी ऑन सेल्फ, खुद पे ईमानदारी। क्योंकि उसे मालूम है शराबी है, खेल जाएंगे इससे ये, क्योंकि शराबी बुद्धिजीवी होता है। विवेकशील होता है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, ये तो 12 कदमों के अभ्यास के बाद, अब स्वयं का अनुभव बताऊं तो 12 कदमों के अभ्यास के बाद थोड़ी बहुत विवेक आई है। नहीं तो बुद्धिजीवी तो होता है, बुद्धि होती है लेकिन दिशा ठीक नहीं होती। तो एए ने कहा इसलिए ऑनेस्टी ऑन सेल्फ है। अगर हम देखें तो जो पहला दिन एए की मीटिंग में, और वहां पे हमें एक पैम्फलेट दिया जाए, एक लीफलेट दिया जाए, और उस लीफलेट में हमें 20 प्रश्न दिए गए कि साहब ये 20 प्रश्न हैं, इनके उत्तर आपको स्वयं को देना है। और हम गहराई से इस बात के विषय में सोचें तो हमें पता चलेगा कि उस दिन से ही एए ने हमें ऑनेस्टी ऑन सेल्फ के अभ्यास पे डाल दिया था। क्यों डाल दिया था? क्योंकि एए ने ये नहीं बोला था कि इन 20 प्रश्नों के उत्तर आपको हमें देने हैं, ग्रुप सेक्रेटरी को देने हैं, मीटिंग चेयरमैन को देने हैं, ओल्ड टाइमर को देने हैं उसके उत्तर। नहीं, एए ने मुझसे ये कहा था कि विनीत ये 20 प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं को देने हैं। स्वयं को देने हैं तो फिर तो स्वयं पे ईमानदारी लगेगी। भले ही मैं मीटिंग में जाके या किसी को बोल दूं कि हाँ यार वो एक ही टिकाया था, बस 19 नेगेटिव थे, पर स्वयं पे ईमानदारी का अभ्यास करूंगा तो मुझे मालूम है कि वो 20 में से 20 टिक थे भी नहीं, आपके पूरे टिक थे कंप्लीट। तो ए ने मुझे पहले दिन से इस कॉन्सेप्ट पे डाला था, ऑनेस्टी ऑन सेल्फ। अगर हम, क्योंकि बिना बिग बुक के अल्कोहलिक्स अनोनिमस की हम जैसे बात करेंगे, या बिना 12 कदमों के हम जैसे बात करेंगे दोस्तों, मैं कैसे कैसे हम कार्यक्रम के माध्यम से ऑनेस्टी ऑन सेल्फ अपने जीवन में लाते हैं, स्वयं की ईमानदारी, इस पे थोड़ा सा अपने अनुभव साझा करूंगा बस। मैं देखता हूं कि जब ये मीटिंग शुरू हुई, मैं आप लोगों से क्षमा भी चाहता हूं क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। तो जो चेयरमैन होंगे इस मीटिंग के, उन्होंने प्रियम्बल या प्रस्तावना पढ़ा होगा, और उसमें उन्होंने ये भी पढ़ा होगा कि ये कार्यक्रम वही काम नहीं करेगा जो लोग स्वयं के प्रति ईमानदार होने के अयोग्य होते हैं। ये बेसिकली चैप्टर 5 जो है बिग बुक का, हाउ इट वर्क्स, वहां से प्रियम्बल लिया गया। अर्थात कहने, जो जो हमारे पायनियर्स हैं, जो फाउंडर मेंबर्स हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये प्रोग्राम सब पे काम करेगा, सब पर, केवल वही काम नहीं करेगा जहां पे व्यक्ति स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं होगा। मतलब ऑनेस्टी या स्वयं की ईमानदारी, ऑनेस्टी ऑन सेल्फ की सिग्निफिकेंस या महत्वता क्या है,
ये हम रोज मीटिंग में जब जाते हैं तो चेयरमैन हमें पढ़ के सुना देता है रोज। ये कार्यक्रम हर जगह काम करेगा, हर जगह, हर परिस्थिति में, केवल एक जगह नहीं करेगा जहाँ पे शराबी स्वयं के प्रति ईमानदार है, ईमानदार नहीं है, स्वयं के प्रति ईमानदार होने के अयोग्य होते हैं, यानी स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं है। ये बात हमें रोज रोज सुनाई जाती है, रोज रोज। ये ऑनेस्टी ऑन सेल्फ की इम्पोर्टेंस है। अगर वो नहीं है तो रिकवरी नहीं बन सकती। किसी भी, कोई भी मकान बिना नींव के नहीं बन सकता। मैंने अपने 41 वर्ष की आयु में किसी भी मकान को बिना नींव के बनते नहीं देखा। वो ढह जाएगा। अगर आप किसी तरह को साइंटिफिक प्रिंसिपल सिविल इंजीनियरिंग के यूज करके बना भी लें तो वो ढह जाएगा। आपको एक मजबूत नींव चाहिए। फिर बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, आपका मकान हिलेगा भी नहीं, 0.1 सेंटीमीटर नहीं हिलेगा। खेल पूरा फाउंडेशन का है, और यहाँ पे हमारी फाउंडेशन उस ऑनेस्टी ऑन सेल्फ की बनती है दोस्तों। इसीलिए बार बार मीटिंग में प्रियम्बल में ही कहा जाता है। फुल टाइमर्स, एक जनरली मैंने कुछ बाहर के मुल्कों की मीटिंग अटेंड की जहाँ पे अंग्रेजी में शेयरिंग करते हैं। जो अंग्रेजी में शेयरिंग करते हैं तो जो फुल टाइमर्स होते हैं वो अक्सर ये बात कहते हैं, मुझे याद आती है कि सेल्फ ऑनेस्टी इज द प्री रिक्विजिट फॉर रिकवरी। स्वयं पे ईमानदारी पहली योग्यता है, या ये एक योग्यता है, एक आवश्यकता है रोग मुक्ति के लिए, रिकवरी के लिए। मिलेगी ही नहीं। अगर स्वयं पे ईमानदारी नहीं है, रोग मुक्ति हो ही नहीं सकती। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये कहना है। मुझे अपना समय याद आता है। मई 2009 में मैं AA में आया, पहली मीटिंग की। पहली मीटिंग में मैंने ये शेयर किया कि साहब, मैं विनीत शायद एक शराबी। आप डिनायल का स्तर देखिए। विनीत का शरीर जा चुका है। विनीत 18-20 बार एडमिट हो चुके हैं। 3 बार कनाडा में एडमिट हो चुके हैं, 3 बार मुंबई में एडमिट हो चुके हैं, और 12, 15, 16, 17 बार भोपाल में एडमिट हो चुके हैं। और डॉक्टर ये कह रहा है कि भाई पेनक्रियाटिक कैंसर हो जाएगा। और उस वक्त मेरी आयु 24 वर्ष थी, तो उसमें 24.5 वर्ष। तो डॉक्टर ने कहा तुम सबसे कम आयु के मरीज हो गए जिसको पेनक्रियाटिक कैंसर, मतलब मेरे करियर में, 40 साल की करियर में, 30 साल की करियर में, जो पेनक्रियाटिक कैंसर से मर जाएगा। तो विनीत की ये स्थिति थी। घर वाले मुझ पे यकीन नहीं करते थे, मित्र मेरे कोई थे नहीं। और मैं एमटेक करने कनाडा गया था फुल स्कॉलरशिप पे, और मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था। मेरा करियर भी नहीं था उस समय, शून्य था। सारी चीजें शून्य थी। मैं मीटिंग में जाता हूँ और मैं वहां जाके बोलता हूँ शायद एक शराबी। तो दोस्तों, फिर पक्का शराबी क्या? ऑनेस्टी ऑन सेल्फ मतलब लैक ऑफ डिनायल। डिनाय नहीं करना। जो यथार्थ है, जो सत्य है, जो सच है, उसे सिंसियरली एक्सेप्ट कर लेना। और यही तो शराबी माता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। कहता है शायद एक शराब। तो मई 2009 में सफर शुरू होता है, और नवंबर 2009 में मैं शराब से दूर हो। लेकिन चूंकि मैं प्रोग्राम में नहीं आता, इसलिए वो सोब्राइटी पक्की नहीं होती, वो परमानेंट नहीं होती। परमानेंट वॉन्डेड नहीं होती, क्योंकि मैं प्रोग्राम पे हुई नहीं। मैंने 12 कदम किए ही नहीं। मैं तो सिर्फ मीटिंग्स जा रहा हूँ। और इसलिए जून 2010 में मेरा रिलैप्स होता। जून 2010 से मार्च 2011 तक शायद मैं 4-5 बार शराब पीता हूँ। ये हमारी अल्कोहलिक्स एनोनिमस का आशीर्वाद है, भगवान की असीम कृपा है कि कोई अगर AA की मीटिंग्स में आ जाए और उसे शराबियत की बीमारी के विषय में पता चल जाए, तो फिर वो सुकून से शराब नहीं पी सकता। सुकून से तो नहीं पी पाएगा। उसे मालूम है, उसको दिल में मालूम है कि ये बीमारी है, और मेरे पास इलाज भी है। ये में वो कह रहे हैं, और वो निःशुल्क इलाज है। मैं ये भी बहाना नहीं मार सकता कि साहब मैं गरीब आदमी हूँ, पैसा नहीं है। निःशुल्क है, तो सुकून से शराब नहीं पी पाएगा। मेरे साथ भी यही है। जून 2010 से मार्च 2011 तक शायद मैंने 4-5-6 बार पी होगी। और वही एक बार पी, हफ्ता भर चली, फिर 1 महीने 1.5 महीने नहीं पी। और मार्च 2011 में भगवान की असीम कृपा से मैं रिकवरी में आ जाऊँ।
अभी तक डिनायल चल रहा था, ऑनेस्टी ऑन सेल्फ नहीं थी। मुझे लग रहा था कि नहीं, कोई रास्ता निकला है, मैं शराबी नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। और फिर दिल ये भी कहता, दो हिस्से, एक कह रहा है कि नहीं हूँ, दूसरा कह रहा है कि वो ए में तुम गए थे और जो लोग स्टोरी सुना रहे थे एग्जैक्टली वो तो तुम्हारी स्टोरीज थी यार। और कोई 10 साल सोबर है उस समय भोपाल ग्रुप में, मैक्सिमम शायद 10 साल ही सोबर थे, 10 साल या 12 साल ऐसे कुछ सोबर थे। और ये लोग सोबर हैं, ये लोग दूर हैं। खैर, जिस दिन वो ऑनेस्टी ऑन सेल्फ केवल भगवान की कृपा से इंटायरली बाय गॉड्स ग्रेस मेरे जीवन में आई, और मैं अंतिम बार हॉस्पिटल में एडमिट हुआ भोपाल से, तो जो उस वक्त मेरे स्पॉन्सर नहीं थे, जब वो मुझे उस हॉस्पिटल में मिलने आए, उस वक्त उनके बाद में मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे प्रोग्राम करवा दीजिए। तो अपनी वाइफ के साथ मिलने आए, वो मुझे बताते हैं। और जब वो मुझसे मिलने आए तो बाहर, मेरे जो प्राइवेट रूम था उसके बाहर मम्मी और उनकी वाइफ बात कर रही थी, और अंदर वो मेरे साथ बैठे थे। और मैं लेटा हुआ था, आधा लेटा था, और मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। मतलब मैं सिसक नहीं रहा था, मैं रो नहीं रहा था, मेरा चेहरा शांत था, लेकिन मेरी दोनों आंखों से कंटिन्यूअसली आंसू बह रहे थे। वो उठे, उन्होंने मेरे आंसू पोंछे, उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया, और वो अपनी वाइफ के साथ चले गए। रात की बात है। कई महीनों बाद वो शख्स जो बाद में मेरा स्पॉन्सर बनता है, ये जो मिलने आए थे, वो मुझसे शेयर करते हैं कि विनीत उस दिन, अपनी वाइफ का नाम लेके बोलते हैं कि मैंने उसको बोल दिया था कि विनीत अब रिकवरी में आ जाए। ये बात मुझे महीनों बाद पता चली। मतलब उस दिन उस ओल्ड टाइमर को ये आभास हो गया था कि विनीत जो पौने 2 साल से इन आउट कर रहे हैं, ये अब रिकवरी में आ जाए। मैंने कहा ठीक, ऐसा क्यों क्यों लगा आपको, ऐसा क्या? उन्होंने कहा क्योंकि तेरी आंखों के जो आंसू थे वो तेरी ईमानदारी बता रहे थे कि तू ये स्वीकार कर चुका है। तूने मुंह से कुछ नहीं बोला, मैं बोला ही नहीं था, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, मैं सिर्फ आंसू आ रहे थे। वो आंसू ये बता रहे थे कि अब तू ईमानदार हो गया है, तूने ईमानदारी से स्वीकार कर लिया है कि तुझे शराबियत की समस्या है, तुझे शराब से समस्या है, शराबियत की समस्या है, ये तू स्वीकार। तो मैंने उसको बोल दिया था, अपनी वाइफ को, जब हम ड्राइव करके, मुझे पता चल गया था दोस्तों कि इसीलिए बाहर के अंग्रेजी में शेयरिंग में मेंबर बाहर के बोलते हैं, सेल्फ ऑनेस्टी इज प्री रिक्विजिट फॉर रिकवरी। प्री रिक्विजिट है ना, ये नींव है मकान की, ये नींव तो बनानी ही पड़ेगी, और ईमान, स्वयं के प्रति ईमानदार तो होना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा विकल्प है नहीं। अगर मैं पहला कदम देखूं दोस्तों, मैं पहला कदम, चौथा, हालांकि हर कदम में हमें स्वयं पे ईमानदारी की आवश्यकता पड़ती है, और प्रतिदिन जीवन जीने के लिए स्वयं पे ईमानदारी की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम इस कार्यक्रम का अभ्यास नहीं कर पाएंगे। 12वें कदम का जो आखिरी का हिस्सा है कि प्रत्येक क्षेत्र में इस कार्यक्रम को लागू करने का प्रयास किया, वो नहीं कर पाते। और चूंकि समय सीमित है, मुझे बोला गया है कि मैं लगभग 10:30 तक मैं शेयर कर सकता हूं, तो हम चंद कदम उठा लेते हैं जहां पे क्लियर कट ऑनेस्टी ऑन सेल्फ की परम आवश्यकता है, क्लियरली दिखाई देता है। मतलब हमको उस स्टेप पे आगे ही नहीं बढ़ सकते। जैसा पहला कदम मुझे ये कहता है कि साहब, शराब के आगे शक्तिहीन हूँ। मैंने ये स्वीकार किया कि मैं शराब के आगे शक्तिहीन हूँ, और मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। ये पहला कदम कहता है। अगर ऑनेस्टी ऑन सेल्फ नहीं है, मैं स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं हूं, मैं कभी ये स्वीकार नहीं करूंगा। मीटिंग में आके कर लूंगा, शेयरिंग में कर लूंगा, अभी मैं शेयर कर रहा हूं, मैं कर लूंगा, अंतर मन में नहीं करूंगा। जो परिवर्तन आता है वो अंतर मन की स्वीकार्यता से आता है, बाहर से तो आता ही नहीं है। नहीं तो वो 20 प्रश्न के उत्तर मुझे स्वयं को थोड़ी देने होते, वो तो मुझे दूसरे को देने। और शायद यही कारण है कि ये कार्यक्रम काम करता है।
अगर मैं स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं हूं, मैं शराब के आगे शक्तिहीनता स्वीकार नहीं करूंगा। मेरे यहाँ भाई जितने कार्यक्रम कर चुके हैं या कर रहे हैं वो ये जानते हैं कि ये शक्तिहीनता केवल शराब के आगे नहीं है, ये परिस्थितियों के आगे भी है, समस्याओं के आगे भी है, लोगों व्यक्तियों के आगे भी है, संस्थानों के आगे भी है, सिद्धांतों के आगे भी है। ये शक्तिहीनता विनीत को इन सबके आगे स्वीकार करनी पड़ेगी। शराब तो वेरी फर्स्ट स्टेप है कि भैया बंद हो जाए तो थोड़ा बुद्धि थोड़ी सी काम करे, थोड़ा कार्यक्रम करें, मीटिंग्स जाएं, आगे की बात समझ में आए कि जीवन गुजरेगा कैसे। बिना शराब के तो शेविंग भी नहीं कर पाते हैं, शेव नहीं कर पाते हैं, बिना शराब के वो कुछ नहीं कर पाते हैं, ब्रश भी नहीं कर पाते हैं, उसके पहले भी चाहिए होता है तब ब्रश करते हैं। कैसे जीवन जीऊंगा, आप तो शराब ले लोगे। जब वो उससे थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने बताया कि भाई तुम अपनी माता राम आपकी थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव की है तो उनके आगे भी शक्ति नहीं, आपका बॉस थोड़ा सा डोमिनेंट है उसके आगे भी शक्ति नहीं, आपके जॉब के घंटे 12 घंटे जॉब करते हैं, जॉब आवर्स 8 उसके आगे भी शक्ति नहीं। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ भोपाल में, वो एक अच्छा मोहल्ला है लेकिन वहां 2-2 फीट के गड्ढे हैं। और मुझे बड़ी समस्या होती थी क्योंकि मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा था। तो एक दिन एक ओल्ड टाइमर ने कहा कि विनीत चुनाव लड़ो, पार्षद बनो, बनवा लेना सड़क। तो मुझे फिर वो बात समझ में आ गई, मुझे शक्तिहीनता स्वीकार करनी पड़ेगी भैया। मेरे मेरे मोहल्ले में लाखों लोग रहते, बहुत बड़ी कॉलोनी है भोपाल की। और उस उन लोगों ने स्वीकार किया है, पर मुझे समस्या आ रही थी। मैं गड्ढों को देखता था, मुझे पार्षद पे गुस्सा आता था, मुझे स्वीकार करना पड़ा वो। और भाइयों, जिस दिन से मैंने स्वीकार किया है, मैं आत्म शांति में थोड़ा घूम के जाना पड़ता है मुझे कि जो थोड़ी सी आधे फीट गड्ढे वाली रोड हो वहां से निकल जाते हैं बजाय 2 फीट गड्ढे वाली रोड से। लेकिन मुझे अब परेशान नहीं करती ये चीज। तो जो पहला कदम है शराब के आगे शक्तिहीन, लोगों, सिद्धांतों, संस्थानों, परिस्थितियों, समस्याओं के आगे शक्तिहीनता, ये मैं तभी स्वीकार कर पाऊंगा जब मैं स्वयं के प्रति ईमानदार। नहीं तो मैं नियंत्रित करने का प्रयास करूंगा, परिवर्तित करने का प्रयास करूंगा, लोगों को चेंज करने की कोशिश। बीवी ऐसे नहीं चलती, उसकी कोशिश करूंगा चेंज करने की। मैं शराब को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैं ये मानूंगा ही नहीं कि मैं इसको नियंत्रित नहीं कर सकता। मैं नियंत्रित करने की क्षमता खो चुका हूं। आई हैव लॉस्ट द कैपेबिलिटी टू कंट्रोल माई ड्रिंकिंग। मैं मीटिंग्स जा रहा हूँ, मैं मीटिंग्स में सुन रहा हूँ, भाइयों की शेयरिंग सुन रहा हूँ, बिग बुक भी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, अन्य लिटरेचर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। हर जगह लिखा हुआ है, भाई शेयर कर रहे हैं कि भाई अब हमारा जो शरीर है वो आम का अचार बन चुका है, वापस अचार आम नहीं बनेगा। पर विनीत नहीं मान रहे हैं। और नहीं मानने का कारण क्या है विनीत? क्योंकि मैं स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं हूँ। मेरी 15 साल की, 12 साल की, लोगों की 20 साल की, 30 साल का ड्रिंकिंग करियर ये बताता है कि दे कैन नॉट कंट्रोल ड्रिंकिंग। एक एक पॉइंट आता है ड्रिंकिंग करियर में जिसके बाद फिर आप नियंत्रण खो चुके हो। यही हमारी बिग बुक कहती है। और विनीत को ये बात मानने में भाइयों 2.25 साल लगे। हालांकि उस 2.25 साल में अगर आप पूछें कि कितनी बार आपने ड्रिंक किया तो मैं बता दूंगा कि साहब शायद 12-13-14। और जिस दिन वो ऑनेस्टी ऑन सेल्फ आई, वो ओल्ड टाइमर आया और वो आंखों से आंसू आए, और उस दिन के बाद से तो फिर कोई समस्या रही नहीं। शराब के आगे तो समस्या रही नहीं, उस क्षण से ही नहीं रही। और बाकी लोगों, संस्थानों, परिस्थितियों, इन सब के आगे जैसे जैसे मैंने कार्यक्रम का अभ्यास किया और करता रहा, वो धीरे धीरे वहां पे भी शक्तिहीनता आ गई और मैं आत्म शांति में रहने लगा। अस्त व्यस्तता को भी नहीं स्वीकार नहीं करते थे। पहले कदम का ही दूसरा हिस्सा। पहला हिस्सा शक्तिहीनता है, दूसरा अस्त व्यस्तता, अनमैनेजेबिलिटी। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि मैं स्वयं के प्रति ईमानदार ही नहीं था। तो मैं ये मानना ही नहीं चाहता था कि भाई 25 वर्ष की आयु में मुझे अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। पिताजी कहते थे, उन पे गुस्सा आता। भैया अगर
अगर खाना नहीं खिला सकते हो या रख नहीं सकते तो पैदा ही क्यों किया? ऐसा मैं सोचता था, कभी उनसे बोला नहीं मैंने। अरे भैया, 25 साल तक आपको विदेश तक पढ़ाया, आपको अच्छा पढ़ाया, अच्छा अच्छा खाना दिया, अच्छी किताबें दी, अच्छे स्कूल में पढ़ाया, पर बीइंग अनग्रेटफुल, बीइंग एन इनग्रेट, एक कृतज्ञ, एहसान फरामोश शराबी होने के नाते मेरी सोच की दिशा हमेशा यही रहती है। हमेशा जो आपने नहीं किया है भाई, वो मुझे याद रहेगा। जो आपने मेरे लिए किया है वो मुझे याद नहीं रहेगा। मैं ऐसा चश्मा सफरिंग में पहना रहता हूँ। तो इसलिए हम लोग ग्रेटिट्यूड पे बहुत जोर देते हैं रिकवरी में। बहुत ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनवाते हैं, ग्रेटिट्यूड पे बहुत जोर देते हैं। पूरा जीवन अस्त व्यस्त था। हम अगर अपना अपना जीवन टटोले, मैं अपने जीवन की बात करूं, पूरा जीवन अस्त व्यस्त था। मैं आपको बता ही चुका हूँ कि शरीर खत्म हो चुका था, करियर खत्म हो चुका था, दोस्त रहे नहीं थे, और घर वालों का विश्वास हो चुका था। मतलब मैं, अगर आपको अतिशयोक्ति नहीं होगी, बिल्कुल सच बताऊं, तो मैं उस स्थिति में पहुंच चुका था मित्रों, जहां पे आप सोचिए 20-22 एडमिशन हॉस्पिटल में, तो माँ बाप पे क्या, घर का चीजें छोड़ के अस्पताल में मेरे साथ बैठे। मैं उस स्थिति में पहुंच चुका था जहां पे अगर मैं मर जाता तो पड़ोसी, मित्र, रिश्तेदार और शायद परिवार वाले भी ये कहते कि भगवान आप बड़े कृपालु हैं। आप कृपालु इसलिए हैं कि अब इसको भी एक अच्छा जीवन मिल जाएगा और हम भी अपना शेष जीवन अच्छे से। मैं उस स्थिति को प्राप्त हो गया था, और मैंने कई मीटिंग्स में कई शेयरिंग्स ऐसी सुनी है जहां पे वो लोग भी उस स्थिति को प्राप्त हो गए। अनमैनेजेबिलिटी की ये हाइट, कोई जॉब नहीं, कुछ नहीं, बस शराब पीना पड़े रहे। रिकवरी में मैं ये देखता हूँ कि जब मैं स्वयं पे ईमानदारी का अभ्यास करता हूँ तो ये मैनेजेबिलिटी स्वतः आने लगती है, स्वतः, अर्थात ऑटोमेटिकली। उसके उसके लिए मैं बहुत अधिक प्रयास नहीं करता हूँ। भैया, स्वयं पे मैंने ईमानदारी का अभ्यास में अगर कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि भाई मेरी नौकरी 10 बजे से शुरू होती है, पहुंचने में आधा घंटा लगता है, और मैं स्वयं के प्रति ईमानदार हूँ तो मैं 9:15, 9:20 तक निकल जाऊंगा। यहाँ पे मैंने नौकरी के विषय में तो सोचा ही नहीं, यहाँ पे मैंने स्वयं पे ईमानदारी लागू की। स्वयं पे ईमानदार तो भाई मेरी 10 बजे की नौकरी है, हम 9:15, 9:20 तक निकल जाएंगे। बिटिया की तबीयत खराब है भाई, और मैं स्वयं के प्रति ईमानदार हूं, तो मैं जानता हूं कि मेरी ड्यूटी है कि उसको मुझे डॉक्टर को दिखाना है। भले ही उस दिन हम दोस्तों के साथ मूवी देखने का प्लान हो या कोई और कुछ हो। स्टेप 1 जो हमारे प्रोग्राम का सबसे फाउंडेशनल स्टेप है और अकेला स्टेप है, जिसे मैं 100% कर सकता हूँ, बाकी स्टेप्स में गुंजाइश रह जाएगी, वो बिना स्वयं के प्रति ईमानदारी के नहीं किया जा सकता। और शायद यही कारण है कि अगर 100 लोग मीटिंग्स में आते हैं तो शायद 10, 15, 20 ही सोबर हो पाते हैं, क्योंकि वो स्वयं के प्रति ईमानदारी आती ही नहीं। स्टेप 4 और 5 देख लेते हैं दोस्तों। स्टेप्स 4 एंड 5, चौथे कदम में मैं एक नैतिक लेखा जोखा बनाता हूँ। अंग्रेजी बेकुफ में मॉरल इन्वेंट्री लिखी, और उसमें भी लिखी है सर्चिंग एंड फियरलेस मॉरल इन्वेंट्री, खोजपूर्ण एवं निर्भय, भय रहित लेखा जोखा। तो मैं रिफाइनमेंट की, फियर्स की और सेक्स की लिस्ट बनाता हूँ, और 5वें कदम में मैं अपने भगवान के सामने और अपने स्पॉन्सर के सामने, या बिग बुक कहती है कि अगर आप 5वां कदम स्पॉन्सर के साथ नहीं तो आप किसी भी व्यक्ति के साथ ले सकते हैं जो आपकी बात को समझे लेकिन प्रभावित ना हो। ऐसा बिग बुक में एक सिद्धांत है कि प्रभावित नहीं होना चाहिए। मैं, आप बीवी के साथ नहीं ले सकते या अपने पिता के साथ नहीं ले सकते, क्योंकि आप उनसे जुड़े हुए हैं तो प्रभावित। चौथा कदम लेखा जोखा लिखना, 5वां कदम लेखा जोखा भगवान और स्पॉन्सर या अन्य व्यक्ति के सामने सुनाना पूरा। इसके लिए 100% ईमानदारी लगती है दोस्त, 100%। नहीं तो विनीत ऐसे ऐसे
कौन सी कर धूर्त व्यक्ति हैं, ऐसे धूर्त व्यक्ति हैं कि वो जहाँ पे अत्यंत घृणा योग्य या अत्यंत गंदी या बुरी घटना होगी या वाक्या होगा जो मुझे लेखा जोखा में लिखना है, तो वो या तो उड़ा ही देंगे या फिर कट ऑफ करके लिखेंगे, कट करके उतना ही पार्ट लिखेंगे, मतलब सच्चाई उतनी ही बताएंगे। यहाँ पे मुझे समझ में आता है, जब मीटिंग्स आता हूँ, आप लोगों को सुनता हूँ, मुझे समझ में आता है कि विनीत जो ऑनेस्टी होती है ना, वो प्रेगनेंसी की तरह होती है। अभी 2 घंटे पहले ही, अभी करीब 10 बज रहा है, तो बल्कि और 3 घंटे पहले कि मेंबर से बात हो रही, मैंने उनसे यही कहा, ट्रस्ट के लिए, ऑनेस्टी के लिए, जो ट्रस्ट होता है या ऑनेस्टी, ये ऐसे गुण हैं दोस्तों जो प्रेगनेंसी की तरह है। ये हाफ नहीं होते या क्वार्टर नहीं होते, 3 क्वार्टर नहीं होते कि अच्छा हम हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने बताया कि साहब आपकी जो पत्नी है वो आधी प्रेग्नेंट है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, या तो वो प्रेग्नेंट होगी या नहीं होगी। ठीक ऐसे ही ईमानदारी के साथ मैं ये नहीं कह सकता मित्रों आपसे कि विनीत आज के दिन 90% ईमान, अगर विनीत 99% भी ईमानदार है तो उसका अर्थ यह है कि विनीत बेईमान है। अगर 100%, 100% ऑनेस्ट है तब वो ईमानदार, अगर 0.1% भी तो बेईमानी में आएगा। तो मुझे चौथे पांचवें कदम में एब्सोल्यूट ऑनेस्टी, इसलिए हमारी बिग बुक में और अन्य लिटरेचर में शब्द लिखा है रिगरस ऑनेस्टी। डब्ल्यू अंग्रेजी के बहुत बड़े ज्ञाता थे और उन्हें अंग्रेजी के साथ खेलना पसंद था। उन्होंने शब्द लिखा रिगरस ऑनेस्टी, मतलब 0.1 की गुंजाइश भी नहीं है, 0.1% का मार्जिन भी नहीं है, 100% ही, तभी प्रभाव आएगा, तभी प्रभाव। दोस्तों मेरे जब मेरा शराबियत का दौर था, जब मैं सफरिंग में था दोस्तों, तो मैं उग्र शराबियों में गिना जाता था, मतलब, और मेरे कुछ हथियार वगैरह रखता था और इस तरह से था। एक, 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 एक पागल व्यक्तित्व जिसको आप कह सकते हैं, पागल व्यक्तित्व। तो मेरे ऊपर बहुत सारे केसेस थे जिसमें कुछ गंभीर धाराएं भी थी, 323, 24, 452 की। वो बहुत कम आयु में, क्योंकि भगवान की कृपा से मैं 26.5 साल में रिकवरी में आ गया था। मैं ये आपको कहानी बता रहा हूँ 21, 22, 23 वर्ष की आयु की कहानी, क्योंकि फिर आखिर के 1 आध साल तो सिर्फ दारू पीने के लिए ही हाथ उठता था, उसके अलावा तो शरीर में कोई शक्ति थी नहीं। जब मैंने ये सारी चीजें मुझे परेशान करती थी जब मैं शराब से दूर होता था, क्योंकि मैंने कई निर्दोषों को मारा था। मैंने एक बार मैं एस्ट्रीम चला रहा था कार, और मैं नशे में था और सामने एक बुजुर्ग महिला आ गई, वो मुझे दिखी ही नहीं, क्योंकि जब हम शराब पीते हैं तो रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है, दिमाग तक सिग्नल पहुंचना और फिर दिमाग से हाथ और पाँव में पहुंचना टाइम लगता है। मैंने उन्हें मार दिया, तो केस वगैरह लग गया था और मैं फिर भागा वहां से। तो आगे पुलिस ने, वो सिंगल लेन रोड उस जमाने में भोपाल में हुआ करती थी, मतलब आप यहाँ वहां कहीं नहीं जा सकते, उसी रोड पे आगे रोक लिया पुलिस ने, अपना अरेस्ट हो गया। ये सारी कहानी जब मैंने लेखा जो में विस्तृत तौर पे जब मैंने उनको बात की, आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों मुझे क्या रिलीफ मिला है, मुझे क्या रिलीफ मिला है। वो रिलीफ मुझे कभी मिला ही नहीं। मुझे हमेशा एक शराब छोड़ने के बाद वो एक गिल्ट का भाव रहता था। मैं एक बार ग्वालियर से भिंड जा रहा था, छोटी लाइन की ट्रेन चलती थी, मैं 11वीं 2001 की बात, मित्रों के साथ जा रहा था। मैं एक सामाजिक संगठन में था, वहां पे राइफल शूटिंग सिखाई जाने वाली थी। मैं उस सामाजिक संगठन के अपने मित्रों के साथ, मैं शराब पिए हुए था और मैंने एक पुलिस वाले को, उसकी वाइफ थी और बच्चा था, और मैंने उसे बहुत मारा था। और उसकी वाइफ मुझसे कह रही थी, और बच्चा रो रहा था, उसकी वाइफ मुझसे कह रही थी ऐसा मत करिए, आप ऐसा मत करिए। और मैंने जब उसे अच्छे से मार लिया, फिर मैं दूसरे कोच जो जहाँ पे हम सब सारे लोग थे वहां गया। और लेकिन जब मैं रिकवरी में आया, या रिकवरी की बजाय मैं ये कहूँगा जब मैंने शराब छोड़ी, तो ये बात मुझे कचोटती थी
मतलब मैं बैठा रहता था और मेरे आंसू बहते थे कि मतलब विनीत तुम तो मतलब घृणा योग्य भी नहीं हो। तुमने शराबियत में जो जो कृत्य किए हैं, दुष्कृत्य किए हैं, बलात्कार को छोड़ के दोस्तों मैंने हर काम किया। मैंने बलात्कार और चोरी ये दो चीजें नहीं की, बाकी आप जो सोच सकते हैं वो सब किया है। लेकिन जब मैंने वो लेखा जोखा स्वयं पे ईमानदारी का अभ्यास करते हुए लिखा पूरा, और स्वयं पे ईमानदारी करते हुए स्पॉन्सर को सुनाया, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा वजन 10% रह गया है, सारा भार उतर गया है। वो क्षण था और ये क्षण जिस समय मैं आपके सामने शेयरिंग कर रहा हूँ, मुझे वो गिल्ट का भाव नहीं आया दोस्तों, मुझे गिल्ट का भाव नहीं आया। और एक एक, एक फैक्ट ये भी है कि मैं उससे अमेंड्स भी नहीं ले पाया, क्योंकि वो तो एक पैसेंजर थे जैसे मैं पैसेंजर, मुझे तो मालूम भी नहीं कहाँ के थे, कहाँ रहते हैं, तो लेकिन मुझे वो भाव नहीं रहा। ऑनेस्टी ऑन सेल्फ का ये प्रभाव आता है हमारी रिकवरी पर, ये प्रभाव आता है। और अंत में दोस्तों मैं स्टेप 9 ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी ये वो स्टेप्स हैं जो मेरे भी जो स्पॉन्सी रहे हैं, जो हैं आज स्पॉन्सी रहे हैं, इसलिए कहा क्योंकि एक स्पॉन्सी मेरे 35 वर्ष की आयु में 2018 में वो शांत हो गए, देहांत हो गया उनका। और उसके बाद भी जो स्पॉन्सी हैं मैं जिनके साथ करता हूँ, या अन्य लोगों के जो स्पॉन्सी हैं जिनके मेरे पास कॉल आते हैं, तो मुझे ये सीखने को मिलता है कि वो 5वां कदम 9वें कदम को थोड़ा सा कठिन पाते हैं। हालांकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव अगर आप पूछें तो मेरे लिए 12 कदम एक जैसे ही थे जब मैं कर रहा था। अप्रैल मई 2011 में जब मैं प्रोग्राम कर रहा था, तो मेरे लिए 12 मुझे कोई कदम ना सरल लगा ना कठिन लगा, सब एक जैसे ही लगे, क्योंकि मैं गर्त के उस उतने गहरे गड्ढे में था जहाँ पे मुझे जो बोला जाता था, मैं मेरा स्पॉन्सर कहता कि भाई 0 डिग्री पे तुम कपड़े उतार के खड़े हो जाओ, तो मैं खड़ा हो जाता, मैं उस स्थिति में था। और ये भगवान की असीम कृपा थी मुझ पे, क्योंकि अगर मैं उस स्थिति में नहीं होता तो शायद मैं अपनी स्पॉन्सर की कुछ बातें नहीं मानता, बाईपास कर जाता, और फिर मुझे वो प्रभाव नहीं आता जो आज भगवान की कृपा से आ रहा तो मेरे लिए। लेकिन मैं इन स्पॉन्सीज के एक्सपीरियंस से सुनता हूँ तो कहते हैं हमें 5वां थोड़ा सा और 9वां थोड़ा सा कठिन लगता है। और मेरे एक स्पॉन्सी तो 2 बार 5वें कदम में जा चुके हैं प्रोग्राम से। 4 साल पहले एक बार गए थे, चौथा कदम लिखा उन्होंने, फिर गायब हो गए, फिर वो 4 साल बाद आए और फिर उन्होंने चौथा ले, फिर 0 से शुरू होती है कहानी, फिर हमने 0 से शुरू की। फिर मित्रों उन्होंने चौथा कदम लिखा और फिर वो गायब हो गए। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं ऑनेस्टी ऑन सेल्फ पहले, चौथा 5वां, 9वें पे मैं थोड़ी सी बात। 9वें कदम में हम क्षतिपूर्ति करते हैं दोस्तों। शराबियत के दौरान मैं कई लोगों को, जैसे मैंने एक पुलिस वाले का उदाहरण दिया, इस तरह के असंख्य उदाहरण है मेरे जीवन में जहाँ पे मैंने लोगों को अलग अलग तरह की क्षति पहुंचाई। कुछ लोगों को मैंने आर्थिक क्षति पहुंचाई दोस्तों, कुछ लोगों को शारीरिक क्षति पहुंचाई, मानसिक क्षति पहुंचाई, भावनात्मक क्षति पहुंचाई। जैसे परिवार है वो, क्योंकि सबसे निकट छोटा भाई, माँ, पिताजी। पिताजी का टूरिंग जॉब, तो सबसे ज्यादा जो कष्ट सहे हैं वो माँ और छोटे भाई में से, और कुछ चुनिंदा करीबी मित्रों ने। तो मैं 9वें कदम पे आता हूँ, और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्षमा या माफी की बात नहीं करता, क्षतिपूर्ति, अमेंड्स की बात करता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस पीस की बात नहीं करता है, सेरेनिटी की बात, शांति नहीं, प्रशांति की बात करता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस हमेशा सुपरलेटिव डिग्री पे चलता है, हमेशा। जो क्षति आपने की है आप उसे पूरा करने का अपनी क्षमता अनुसार प्रयास करेंगे, ये कहता है। और फिर अमेंड्स बनते हैं, डायरेक्ट अमेंड्स, हाफ अमेंड्स, लिविंग अमेंड्स, जिनके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा।
बस सिर्फ इतना कहूंगा कि हम क्षतिपूर्ति करने का प्रयास करते हैं। लोगों के पास डायरेक्ट कमेंट्स में हम जाते हैं या हाफ कमेंट्स में भी हम लोगों के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि साहब मैंने लोभ में, लालच में, भय में, क्रोध में आपसे वो बर्ताव किया जो मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझसे करे। तो मैं चाहता हूं कि परवाह के साथ, स्नेह के साथ, विनम्रता के साथ बर्ताव किया जाए और मैंने आपको ये क्षति पहुंचाई है और मैं क्षतिपूर्ति के लिए क्या कर सकता हूं। दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे ऑनेस्ट नहीं हूं ना, अगर मैं स्वयं के प्रति ईमानदार, मेरा स्पॉन्सर मेरे साथ नहीं आता है उंगली पकड़ के कि भैया ये बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। उससे तो कह रहा है कि हाँ इसने जाके विनीत ने अनिरुद्ध से अमेंड्स ले लिए, ऐसा विनीत ने मुझे बोला। सही में विनीत ने अमेंड्स लिए भी है कि झूठ बोल रहा है मुझसे? तो स्पॉन्सर ने कैमरा लगाया हुआ है, स्पॉन्सर साथ में जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। अगर विनीत ने बोल दिया उनको कि नहीं साहब मैंने ले लिए हैं, तो वो मानेंगे इस बात को 100%। या विनीत ने लिए हैं मैच। यहाँ ऑनेस्टी ऑन सेल्फ, स्वयं के प्रति ईमानदार। इसके अलावा यहाँ भी आती है कि जब मैं अनिरुद्ध से अमेंड्स ले रहा हूँ तो क्या मैं शब्दों में ही बोल रहा हूँ? जो मुझे बोला गया है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है उसमें हम बोलते हैं, तो क्या मैं शब्दों में बोल रहा हूँ या मेरी बॉडी लैंग्वेज भी है वैसी? और दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज केवल तभी आएगी जब मैं स्वयं के प्रति ईमानदार होऊंगा, जब मैं ये अंतर मन में स्वीकार करूंगा कि हाँ मैंने तो अनिरुद्ध को ये क्षतियां पहुंचाई थी। ये बात अंतर मन में स्वीकार ही तब करूंगा जब मैं स्वयं के प्रति ईमानदार हूं, मैं मानूंगा ही। लेकिन फिर भी चूंकि मुझे 12 कदम पूरे करने हैं और मीटिंग में जाके ये बोलना है, साहब मैं तो, या कोई मुझसे पूछे तो मैं बता सकता हूँ कि 12 कदम की, इसलिए मैंने जाके बोल दिया। अंग्रेजी में कहते हैं ना, फॉर द नेम से, या बाहर टाल दिया, बोल दिया जाए। बॉडी लैंग्वेज मेरी बनेगी ही नहीं क्षतिपूर्ति वाली। स्वयं के प्रति ईमानदार हूं तभी वो बॉडी लैंग्वेज बनेगी, और स्वयं के प्रति ईमानदार हूं तभी उस क्षतिपूर्ति का प्रभाव आएगा। अनिरुद्ध के साथ मेरे संबंध तब भी ठीक होंगे। नहीं तो अनिरुद्ध भी बोल देगा, वो सामने वाला भी परिपक्व बंदा है, समझदार बंदा, कोई बोल देगा नहीं नहीं कुछ नहीं, आपने बस बोल दिया इतना काफी है, तो सारी चीजें, लेकिन मेरे संबंध पुनर्निर्माण नहीं होगा, संबंध नहीं बन पाएंगे। संबंध केवल तभी बनेंगे जब मैं स्वयं के प्रति ईमानदार हूं, और ईमानदार हूं तो मेरी बॉडी लैंग्वेज वैसी है, मेरी टोन वैसी है, जिसके लिए मैं कोई प्रयास नहीं कर रहा हूं, स्वतः वैसी है। और पुनर्निर्माण, उसको वो प्रभाव आएगा, ऑनेस्टी ऑन सेल्फ का प्रभाव आता है दोस्तों। अनिरुद्ध पे वो प्रभाव आएगा, जैसे ही वो प्रभाव आएगा वो कहेगा ये तो एक 100% चेंज बंदा है यार, ये तो मतलब। और फिर हमारी दोस्ती, ये मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। अनिरुद्ध मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, किसी मीटिंग में हैं, इसलिए मैं उनका नाम लेके उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे मैं अपनी क्षतिपूर्तियां बताता हूँ। मैंने अपने कॉलेज में फायर किए थे, मैंने डीन को रिवॉल्वर अड़ा दी थी, बहुत गंदे शब्द बोले थे, बहुत ही गंदे शब्द, तेरे गोटे उड़ा दूंगा, और इस तरह से। चूंकि मैं अपने भाव को इन शब्दों के बगैर बयान नहीं कर सकता, इसलिए अन्यथा मैं इस प्रकार के शब्दों से बचता हूँ शेयरिंग में। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि किस स्तर पे हानि पहुंचाई गई थी। एक बहुत बड़ा कॉलेज है जिसमें डीन एक सीनियर बंदा होता है, सीनियर पोजीशन होती है, उसको आप 10 लोगों के बीच में इस तरह से कर रहे हैं। और मैं जाता हूँ, उनसे क्षतिपूर्ति करता हूँ, डायरेक्ट कमेंट्स लेता हूँ, और उसके बाद मतलब मैं तो बहुत ही इससे गया था कि नहीं यार मैंने किया है, और मुझे मतलब वो जूते भी मारेंगे तो मैं खा लूंगा जूते। और मेरे संबंध ऐसे हो गए जो अकल्पनीय थे। मतलब आई डिड नॉट इवन ड्रीम अबाउट इट, मतलब आई डिड नॉट इवन थिंक इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स, मतलब सपने में भी नहीं सोच सकता था। और ये एक उदाहरण है, ऐसे असंख्य उदाहरण जहाँ पे मैंने लोगों को बहुत गहराई तक चोट पहुंचाई। और एक शराबी दोस्तों चोट थोड़ी पहुंचाता है केवल, वो चोट पहुंचाता है और एवरीडे उस चोट को कुरेदता है, उसे नासूर बनाता है दोस्तों, एवरीडे।
हम लोगों ने चोट थोड़ी, जख्म थोड़ी दिए हैं अपने परिवार को, मित्रों को। हमने वो नासूर दिए हैं, जख्म देते थे, फिर कुरेदते थे उनको। मैं कम से कम अपने विषय में ये बात कह सकता हूँ, मैंने तो ऐसे ही किया। और लोगों से पहले से अच्छे संबंध है मेरे। मतलब पहले अच्छे संबंध थे, फिर सफरिंग में खराब हुए, फिर क्षतिपूर्ति की। तो जो पहले अच्छे संबंध थे उससे भी बेहतर है आज की तारीख में, केवल ऑनेस्टी ऑन सेल्फ के प्रिंसिपल को फॉलो करना। मैंने अंतर्मन में स्वीकार कर लिया था कि नहीं विनीत, अगर इसकी जगह ये पलट दिया जाए कि उसने तुम्हें आनी, तो तुम तो कभी माफ नहीं करोगे उसको यार, तुम तो कभी माफ नहीं करोगे। ऑनेस्टी ऑन सेल्फ मेरे रिलेशनशिप्स मजबूत करता है दोस्तों। मुझे एक छोटी सी बात याद आती है। मेरी एक ऑनलाइन मीटिंग थी अभी 7:30 से 8:30, और फिर मेरी 4 साल की बच्ची, मैं उसके साथ, मैं देख रहा था उसको, वो अपनी माँ के साथ सांप सीढ़ी खेल रही थी इसमें ऑनलाइन। कि मम्मी कहती है, मेरी वाइफ कहती है कि ये देखो ये चीटिंग कर रही है, 4 साल आयु है बच्ची की। मेरी बच्ची कहती है ये मुझे जीतने नहीं देती हैं। और मेरे दिमाग में घंटी बजी कि ये तो मैं आज शेयरिंग में बोलूं। मतलब देखिए, बच्चे हम बोलते हैं इनोसेंट होते हैं या मासूम होते हैं। मेरी बच्ची ने ये डिनाई नहीं किया कि वो चीटिंग नहीं कर रही। उसने बोला ही नहीं, नहीं पापा मैंने तो चीटिंग की नहीं, उसने नहीं बोला। उसने ये बोला कि नहीं मैंने चीटिंग की है, पर मैंने इसलिए की है क्योंकि ये जीतने नहीं देती है, मैं चीटिंग करती हूँ तो जीत जाती हूँ। दोस्तों ऑनेस्टी ऑन सेल्फ, ये अभी की बात है, अभी 8:30 बजे की बात है दोस्तों, मेरे ही रूम की। और मैंने तभी सोच लिया था, मतलब वो घंटी दिमाग में बजी थी कि मैं शेयरिंग में जरूर बोलूंगा। दोस्तों हमें यही, केवल मैं यही करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज भी मैं सैकड़ों गलतियां करता हूँ, सैकड़ों। बस मैं डिनाई नहीं करता दोस्तों आज के दिन। ये नहीं कि प्रोग्राम कर लिया, थोड़े से साल हो गए तो गलती तो हो नहीं सकती, नहीं। बस केवल एक डिफरेंस है, मैं डिनाई नहीं करता। आई एम सिंसियर एंड ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट माई मिस्टेक। मैं ईमानदारी के साथ अपनी गलती कबूल कर लेता हूँ। उसने बोला, उसने कहा ये जीतने नहीं देती इसलिए। आज के दिन स्टोरी नहीं बनाता हूँ। आज के दिन धूर्ततापूर्ण व्यवहार या बर्ताव नहीं करता हूँ। झूठ कि नहीं यार ये ऐसा नहीं, जो सच्चाई है वो बोल दो भैया। आज के दिन आप मुझे सर्विस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप शेयरिंग कर दीजिए, तो मैं, जिसका कॉल आया मैं उसको बोल दूं कि साहब मैं पहले से प्लान बनाया, बीवी बच्चों के साथ पिक्चर देखने जा रहा हूं। लेकिन मैं तो शराबी हूँ, मैं तो ये सोचूंगा कि नहीं ये क्या सोचेगा कि मतलब रिकवरी से ज्यादा इसे पिक्चर की पड़ी। तो मैं उसको बोल दूंगा कि वो मम्मी की है ना तबीयत खराब है अभी, तो अभी हॉस्पिटल में है। छोटी छोटी चीजें दोस्तों। अगर जब मैं सुबह उठता हूँ और रात में सोता हूँ और मैं अपना लेखा जोखा 10वां कदम लेता हूँ, तो मुझे ये पता चलेगा कि मैं कितनी जगह झूठ बोलता हूँ। मेरी आदत पड़ चुकी है। जब मैं ये ऑनेस्टली ऑन सेल्फ का अभ्यास करता हूँ, 12 कदमों का, यानी 10वां 11वां 12वां एवरी डे पे करता हूँ, तो ये आदत धीरे धीरे भूलने लगती है। धीरे धीरे फिर मैं अपने स्पॉन्सर को देखता हूँ, वो 100% सच बोलते हैं। 100%, 100% बोलते हैं। बुरा लग जाए सामने वाले को कोई, पर मैं तो सच ही बोलूंगा। वो समय के साथ अगर मैं कार्यक्रम पे हूँ और अभ्यास कर रहा हूँ, तो वो आदत भूलने लगती है झूठ बोलने की। शराबी की आदत होती है झूठ बोलने, बेईमान होने की आदत होती है शराबी। बस अंत में मेरे पास शायद मैं समय देख लेता हूँ, 3-4 मिनट हैं दोस्तों। तो बस 2 बातें और मैं शेयर करना चाहूंगा, जहां से जो बात जैसे याद आती गई वो मैं शेयर करता गया दोस्तों। कि जो 12वां कदम है हमारा, सर्विस की बात करता है कि मैं अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू करता हूँ इस कार्यक्रम को, दूसरे शराबी तक संदेश पहुंचाता हूँ। मैं अभी पिछले कुछ वर्षों से सर्विस में बहुत ज्यादा पारिवारिक और व्यावसायिक जिम्मेदारियों के कारण एक्टिव नहीं, डायरेक्ट सर्विस में मैं एक्टिव नहीं रह पाया। इनडायरेक्ट सर्विस में मैं एक्टिव हूँ, लेकिन पहले के 4-5 साल अगर देखें तो मैं डायरेक्ट सर्विस में बहुत ज्यादा एक्टिव था। मेरी शादी भी नहीं हुई थी, और
मेरे पास उतनी पारिवारिक जिम्मेदारियां नहीं थी। ये मेरा अनुभव है दोस्तों कि अगर मैं ईमानदार रहता हूँ, मतलब मुझे, मेरा जो कद है, मेरे जो अनुभव है, मुझे केवल वही बयां करने हैं। मुझे ना तो कम करके करने हैं और ना ही बढ़ा चढ़ा के करने हैं। जितने अनुभव है, जितनी उन्नति है, जितना कद है, उतना ही करना है। तो सर्विस तो उस बात का इफेक्ट आता है, उसका इम्पैक्ट आता ही है दोस्तों। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मुझे याद आता है। जैसे एक कुंड, मतलब एक तालाब है और उसमें अमृत भरा हुआ है। अब आप विनीत अपनी स्वेच्छा से चले जाएं तो भी वो अमृत विनीत पे वही काम करेगा। कोई मुझे धक्का दे दे वहां जाके तो भी वो मुझ पे अमृत वैसे ही काम करेगा। या मैं स्लिप हो जाऊं, साइड से निकल रहा था, मन नहीं था जाने, और मैं स्लिप हो गया और गिर गया, तो भी वही। ऑनेस्टी ऑन सेल्फ इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है। लोगों पे आपकी बात का प्रभाव पड़ेगा ही सर्विस में। जब आप पीआईज में जाएंगे या 1-to-1 में जाएंगे या आप 12 स्टेप्स पास करेंगे या सर्विस के और जितने आयाम हैं वहां कहीं भी जाएंगे तो इसका प्रभाव आएगा। तो ऑनेस्टी इज द फाउंडेशनल प्रिंसिपल इन आवर रिकवरी। बिना ईमानदारी के हम रोग मुक्त नहीं हो सकते हैं दोस्तों। ऐसा मुझे स्पॉन्सर से सीखने मिला और आप भाइयों से सीखने मिला, और आप सबसे सीख के उसमें थोड़े से अपने अनुभव मिला के मैंने वही बात आज आप लोगों के बीच में कह दी। इसमें मेरा कुछ भी नहीं, थोड़े से अनुभव है मेरे में। बाकी मैं अनिरुद्ध को मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अनिरुद्ध कि उन्होंने मुझे ये सर्विस अपॉर्चुनिटी दी, और मैं चेयरमैन साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे बोलने दिया, और मैं आप सबका थैंकफुल हूं कि आपने पेशेंटली मुझे सुना। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।